जब ये एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही होगी ना, तो आपको जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो पिच लगेगी, आपको जो पिच सुनाई देगी आवाज़ की, वो ज़्यादा सुनाई देगी, आपको आवाज़ मोटी लगेगी। वो इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो चुकी हुई है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अज्यूम कर लो कि अब आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 540 हर्ट्ज़। अब दोबारा से जाके ज़रा डेफिनेशन पढ़ो, द चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसमें जो चेंज आ रहा होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स जिससे आवाज़ निकल रही है और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके दरमियान जो मोशन हो रहा है ना, जो मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होता है उससे आप कहते हो डॉपलर्स इफेक्ट। अगर कोई साउंड प्रोड्यूसिंग चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो आपको पिच उसकी ज़्यादा लगती है, आवाज़ बारीक लगती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगती है। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा होता है तो आपको क्या लगता है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कम लगती है, पिच कम लगती है। ओके, फिर हमने ये पढ़ा कि भाई किस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के साथ रिलेटेड है। इन दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशन, दुश्मनों वाला रिलेशन है। अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी, अगर एक चीज़ कम होगी दूसरी ज़्यादा होगी। तो जब ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, पिच ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वेवलेंथ कम हो जाती है। और वही ऑब्जेक्ट, वही साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी अगर आपसे दूर जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ समझ आ गई है? When the source moves away, the observed frequency decreases, the observed wavelength increases. ये चीज़ सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से ताकि हम आगे जा सकें। सब बच्चे क्लियर करो। जैनब, मरियम, सारा और कौन है क्लास में? मनीज़ है, आप ही बताएं। ओके चलो भाई, सबको क्लियर है। सर ये हर मूविंग सोर्स के लिए है। अगर वो कोई वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो हर मूविंग सोर्स के लिए है। ये वाटर में भी होता है इस तरह। मैं अभी पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है ना, ये वेव्स की जनरल प्रॉपर्टी है। ओके, अगर हर मूविंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ होगा। हम बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स की बात कर रहे हैं। एक ऐसी सोर्स जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो कोई सी भी वेव है, चाहे वो लाइट वेव है, चाहे वो साउंड वेव है, चाहे वो रोप वेव है, चाहे वाटर वेव है। अगर वो सोर्स मूव कर रहा है ना तो फिर आपको डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर वही सोर्स आपके करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा, लैम्डा में डिक्रीज आएगा। अगर वही ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा, लैम्डा में इंक्रीज आएगा। ये चीज़ है। अब देखो ना, एम्बुलेंस के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, उस स्पीकर से आवाज़ निकल रही है, तो एम्बुलेंस इनडायरेक्टली एक वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स बन गई है ना, एक तरह की पूरी की पूरी सोर्स है जिससे आवाज़ निकल रही है, वो मूव कर रहा है, राइट। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स, वो सोर्स जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, अब यही डॉपलर इफेक्ट लाइट के अंदर भी होता है, यही डॉपलर इफेक्ट लाइट के अंदर भी होता है। और इसी डॉपलर इफेक्ट की वजह से इंसानों ने थ्योरी बनाई है कि भाई यूनिवर्स पहले एक जगह पे था, बहुत बड़ा धमाका हुआ, यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सीज फैल रही हैं, हर चीज़ हमसे दूर दूर जा रही है, यूनिवर्स बढ़ती जा रही है। ये इंसानों ने कंक्लूजन निकाला है इस डॉपलर इफेक्ट को देख के। अब वो कैसे ये समझते हैं, ये समझते हैं तो हमें पता है भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रोए की बीवी, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। ये क्या है, ये लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम है जो हम देख सकते हैं, राइट। अब इंसानों ने किया क्या है, इंसानों ने ये किया कि भाई जो डिफरेंट गैलेक्सीज से लाइट आ रही है, जो डिफरेंट स्टार्स से लाइट आ रही है, डिफरेंट गैलेक्सीज के स्टार्स से लाइट आ रही है, उनको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा कि भाई उनकी जो लाइट है ना, वो ब्लू वाले स्पेक्ट्रम के एंड वाला साइड, जो ब्लू वाला साइड है उसकी तरफ शिफ्ट हो गई है। जो लाइट हमें दिख रही है वो ज़्यादा ब्लू कलर की है, ब्लूइश कलर की लाइट हमें दिख रही है, ठीक है। एक बात याद रखो, ये तो याद है ना कि रोए की बीवी में जो रेड कलर होता है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, जैसे जैसे आप रेड कलर की तरफ जाते हो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती जाती है। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, वहीं पे जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। ओके,
अगर रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर वॉयलेट की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है, उल्टा सीन। ओके, एक इंसानों ने किया क्या है कि डिफरेंट गैलेक्सीज से जो लाइट आ रही है उन उन लाइट के इन लोगों ने स्पेक्ट्रम बनाया, और स्पेक्ट्रम बना के ये देखा कि वो लाइट जो है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही है। वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, दिखाता हूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो ब्लू की तरफ जा रहा है, राइट। और ब्लू की तरफ जाने का मतलब क्या है, ब्लू की तरफ जाने का मतलब ये है, सॉरी, रेड की तरफ जा रहा है, माजरत माजरत, वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब रेड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है, रेड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है उस वेव की और लैम्डा वेवलेंथ बढ़ रही है। और ऐसा कब होता है, देखो, ऐसा तब होता है जब सोर्स आपसे दूर जा रहा हो, है ना, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, देखो, राइट। तो यहाँ से इंसानों ने पता लगाया कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं। मैं इसकी और एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो अगर आपकी लाइट रेड वाले स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो रही है, उस तरफ जा रही है, तो कहते हैं रेड शिफ्टेड। अगर वही लाइट ब्लू वाले स्पेक्ट्रम, ब्लू वाले एंड की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो हम कहते हैं ब्लू शिफ्टेड। ये चीज़ भी याद रख लो कि रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर ब्लू की तरफ जाओगे यानी वॉयलेट की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। The source is going away, observed frequency decreases and observed wavelength increases. अब समझ के पढ़ना है तो समझ के पढ़ लो, रट्टा भी मार सकते हो। अगर रेड शिफ्टेड होगी लाइट, इसका मतलब ये है कि वो सोर्स जो लाइट निकाल रही है वो आपसे दूर जा रही है। अगर लाइट ब्लू शिफ्टेड है, इसका मतलब ये है कि वो सोर्स जो लाइट निकाल रही है वो आपके करीब आ रही है। रेड शिफ्ट में क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ तब बढ़ती है जब ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, सोर्स आपसे दूर जा रहा है, और वेवलेंथ तब कम होती है जब वो सोर्स आपके करीब आ रहा होता है। ये चीज़ समझ आई, बताओ, सिर्फ ये चीज़ बताओ, ये चीज़ समझ आई है? अगर आई है तो बताओ, आगे चलते हैं, फटाफट बताओ। ओके, मरियम को समझ आ गया, ऑल राइट। जैनब को समझ आ गया, ठीक हो गया। सारा, मनीज़, बताएं, अगर कोई भी सवाल है इस चीज़ से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बेहतरीन होगा। When the wavelength increases, the light move towards the red end. जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो लाइट रेड एंड की तरफ चली जाती है स्पेक्ट्रम के। सो वी से इट इज रेड शिफ्टेड, हम कहते हैं रेड शिफ्टेड। However, when the wavelength decreases, जब वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो लाइट जो है वो ब्लू स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ब्लू वाले एंड की तरफ चली जाती है, तो वी से इट्स ब्लू शिफ्टेड। ओके, अब जैसे ये खड़े हुए हो, अगर कोई सोर्स आपके करीब आ रही है ना तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और उसकी जो लाइट होगी ना, जो स्पेक्ट्रम होगा, वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ब्लू शिफ्टेड। अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है तो फिर रेड शिफ्टेड। ओके, रट्टा मार सकते हो, लेकिन मैंने कहा चलो समझा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। अब कुछ पिक्चर्स देखो, ये चीज़ सिर्फ यू कैन से कि साउंड वेव्स में या फिर लाइट वेव्स में नहीं है, ये दोनों में, मतलब हर वेव की प्रॉपर्टी है ये। अब ये दो पिक्चर्स देखो, इससे समझ आएगा आपको। ये देखो ज़रा, ये आपका गैलेक्सी है, राइट, और ये अर्थ से दूर जा रही है। जब ये अर्थ से दूर जा रही है, जो लाइट आप तक अर्थ तक पहुंच रही होगी ना, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और जब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हम कहेंगे रेड शिफ्टेड। वहीं पे अगर वो अर्थ के करीब आ रहा होगा वो सोर्स, तो फिर जो लाइट है, जो स्पेक्ट्रम है उसके लाइट का, वो ब्लू वाले एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हम कहेंगे वो ब्लू शिफ्टेड है। अभी स्पेक्ट्रम में कही जा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम होता है क्या, ये दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया ना स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ क्या होता है। एज्यूम करो कि हमारे पास ये सन है, ये सन है हमारे पास,
क्या भाई, ये रहा सन। ठीक है, ये सन आ गया आपके पास। अब सन से जो लाइट है वो आ रही है हमारी ज़मीन के ऊपर। सन से लाइट आ रही है हमारी ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन पे आप बैठे हुए हो। आपने क्या किया कि आपने ज़मीन पर एक प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म, पता ना प्रिज्म क्या होता है? शीशे का प्रिज्म रख दिया आपने। ये वाइट कलर की लाइट आ रही थी, विजिबल लाइट, राइट। आपने इसको प्रिज्म में रख दिया। अब हमें छोटे होते क्लासेस में, नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है कि भाई वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट, है ना। 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अब हर 7 कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है और वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो जब ये लाइट प्रिज्म से गुजरेगी तो क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है तो हर कलर डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट करेगा। और 7 के 7 कलर, 7 रंग नजर आएंगे हमें। कौन कौन से? रेड कलर नजर आएगा, मैं बना के दिखाता हूँ, ठहरो। हमें रेड कलर नजर आएगा। फिर रेड के बाद हमें ऑरेंज कलर नजर आएगा। रेड के बाद हमें ऑरेंज कलर नजर आएगा। ठीक है, ऑरेंज के बाद हमें येलो कलर नजर आएगा। येलो, ये रहा येलो कलर। ऑरेंज के बाद हमें येलो कलर नजर आएगा। येलो के बाद हमें ग्रीन कलर नजर आएगा। ये सब जो है वो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट मैग्नीट्यूड से रिफ्रैक्ट करेंगे। ग्रीन के बाद हमें ब्लू नजर आएगा। उसके बाद हमें इंडिगो नजर आएगा। इंडिगो कुछ इस कलर का कलर, इस तरह का कलर होता है। ठहर जाओ जरा। इंडिगो के बाद आपको वॉयलेट कलर नजर आएगा। वॉयलेट, ये 7 कलर्स बाहर आएंगे और इनका ना एक स्पेक्ट्रम बनेगा। यहाँ पे कौन सा कलर था? फिर हम क्या करेंगे? इसका एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ कैसा। फिर हम क्या करेंगे? इनका एक इस तरह का स्पेक्ट्रम बना देंगे और वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठहरो, मैं लेके आया स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, और वो स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। अच्छा, अब अज्यूम करो कि भाई सन की लाइट आ रही थी, हमने सन की लाइट को यहाँ पर बना लिया। हमने सन की लाइट का डिस्पर्जन करवाया, आगे एक प्रिज्म रख दिया ग्लास का। जब प्रिज्म रखा तो डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन का मतलब ये है कि वाइट लाइट के अंदर जो 7 रंग थे वो 7 के 7 सामने आ गए, असली रंग नजर आ गए। फिर हमने क्या किया कि हमने एक और डिस्टेंट गैलेक्सी से लाइट लेके आए। सेम एंगल पे हमने वो लाइट मारी। डिस्टेंट प्लेनेट से एक लाइट लेके आए, हमने सेम एंगल से वो लाइट मारी और वो लाइट भी जो है वो रिफ्रैक्ट हुई। लेकिन वो लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई कि इसका स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा रेड की तरफ बना। रेड से बनाते हैं, वो स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा सा रेड की तरफ बना। कुछ इस तरह से, मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम था वो पूरा 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 का पूरा स्पेक्ट्रम ही
थोड़ा रेड की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो हमने क्या कहा कि भाई ये स्पेक्ट्रम जो है, ये लाइट जो है वो क्या है, वो रेड शिफ्टेड है। क्या है ये लाइट? ये लाइट है रेड शिफ्टेड। रेड शिफ्टेड का मतलब क्या होता है? रेड शिफ्टेड का मतलब होता है कि वो सोर्स हमसे दूर जा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जिस गैलेक्सी से लाइट आ रही है, दैट गैलेक्सी इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। अब इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने हर गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज की लाइट को ऐसे डिस्पर्स करवाया और देखा वो सारी की सारी जो थी मोस्टली ब्लू रेड शिफ्टेड थी। तो इससे हमें पता चला कि सारी गैलेक्सीज जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं। जो यूनिवर्स है हमारा बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। समझ आया? अब होता है क्या है, देखो ना, इस तरह के ना कुछ ब्लैक कलर की लाइंस बनती है। स्पेक्ट्रम पूरा नहीं बनता, स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरह की ब्लैक ब्लैक लाइंस हमें नजर आती हैं। अब ये लाइन क्या होती है, जब ये लाइट आ रही होती है ना सोर्सेज से, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कुछ वेवलेंथ्स की लाइट को खा जाती है, वो लाइट पहुंचती ही नहीं है। तो क्या होता है, हमें ब्लैक लाइन नजर आती है। और इस ब्लैक लाइन के रेफरेंस से हम लोग ये देखते हैं कि भाई आपकी जो लाइट है वो रेड शिफ्टेड है, ब्लू शिफ्टेड है। अब ये लाइट जो है ना, ये देखो ये वाली लाइट, ये नॉर्मल हमारे सन से लाइट आ रही है, ये नॉर्मल हमारे सन से लाइट आ रही है। और ये लाइट हमने लेके आए किसी और गैलेक्सी से, अज्यूम कर लो हम लाइट लेके आए, और हमने देखा कि भाई ये जो लाइंस है ना, ये थोड़ी सी रेड की तरफ जा रही है ना। पहले ये लाइन यहाँ पे थी, फिर ये लाइन यहाँ पर आ गई, ये लाइन यहाँ पे थी, यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर थी, ये यहाँ पर आ गई। तो जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो क्या हुआ है, वो रेड की तरफ चला गया। तो विल से इट इज़ रेड शिफ्टेड। और यहाँ पर देखो, ये लाइन जो है वो ब्लू की तरफ चली गई है। तो वही से कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है ब्लू शिफ्टेड है। ऐसे हम पता लगाते हैं और बताते हैं कि रेड शिफ्टेड है, ब्लू शिफ्टेड है। अगर रेड शिफ्टेड है तो मतलब इट इज गोइंग अवे, द सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। एंड अगर ये ब्लू शिफ्टेड है तो हम कहते हैं कि भाई इट इज कमिंग क्लोजर टू अस। अब मुझे बता दो अच्छे बच्चों की तरह कि ये समझ आया सबको कि नहीं। कोई मसला है स्पेक्ट्रम में, ये जो है डॉपलर इफेक्ट में, तो मुझे बता दो। ये पूरा रीज़न ही यही था समझाने का, क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आती होती। इसमें मोस्टली बच्चे स्ट्रगल करते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। आर यू श्योर मरियम? कोई कोई सवाल नहीं है? आर यू श्योर समझ आ गया? चल ठीक है, जैनब को भी समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन हो गया। मनी से आप बताएं। सारे लाइन जो है ना, मैं बताता हूँ, सारे लाइन जो है ना, इसे देखो, सन से जो लाइट हमारे पास आ रही है ना, येलो की अलग लाइट है, येलो कलर जैसे जो है उसका अलग वेवलेंथ है, ऑरेंज कलर का अलग वेवलेंथ है। सारे कलर्स इन्हीं से मिलके बनते हैं ना। पर्पल का अलग वेवलेंथ है, हर कलर का, हर एक स्पेसिफिक शेड का अलग वेवलेंथ है। ओके। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो कुछ वेवलेंथ्स की लाइट को खा जाती है, वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो वो एरियाज जिनकी वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती है, हाइड्रोजन पहले ही रोक लेती है, वो में ब्लैक नजर आती है। ये वो लाइंस है, समझ आया? जैसे हो सकता है कि यहाँ पर ग्रीन का कोई शेड था और वो ग्रीन का शेड की कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ थी। अब वो वेवलेंथ वाली लाइट जो थी वो हाइड्रोजन ने रोक ली। हाइड्रोजन गैस होती है ना सन के ऊपर, स्टार्स के ऊपर, उसने रोक ली, वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकी, तो वो एरिया हमें इसलिए डार्क नजर आ रहा है। ओके, समझ आया सारा? सारा बताएं। एंड व्हाई डज हाइड्रोजन डू इट? ये मुझे नहीं पता, मैंने इतनी गहरी रिसर्च सुनी थी, लेकिन इतना पता है कि हाइड्रोजन रोक लेता है। और मैं ज़रूर इसके ऊपर भी रिसर्च करूँगा कि क्यों रोक लेता है, और फिर कल इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दूंगा। मज़ा आएगा रिसर्च करने में। चलो भाई, तो अब चलते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस के ऊपर। मैं पास्ट पेपर्स कंपाइल करने जा रहा था, लेकिन मुझे कोई बहुत पुरानी पीडीएफ मिली जहाँ पे मैंने पास्ट पेपर्स कंपाइल किए हुए थे, तो वही करेंगे हम लोग आज, स्पेस फिजिक्स के। ये रहे पास्ट पेपर्स, एक एक करके सारे सवाल करते हैं। ओके, चलो पहला सवाल देखो।
पहले सवाल में कहा जा रहा है कि अ स्टूडेंट राइट 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द सोलर सिस्टम। एक बच्चे ने सोलर सिस्टम के बारे में 4 स्टेटमेंट्स लिखे। वैसे तो यू गाइस शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कर सकते हो तो करके दिखाओ। ये क्वेश्चन करो। एक बच्चे ने सोलर सिस्टम के बारे में 4 सेंटेंसेस लिखे कि लाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ seconds to travel from the sun to the earth. The Earth takes approximately 24 hours to rotate on its own axis. The Moon takes approximately 1 month to orbit the Earth. The Sun takes approximately 365 days to orbit the Earth. कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं? बहुत आसान है। ओके, सारा का कहना है सी, मरियम का कहना है सी। ऑल राइट, मनी से जैनब आप लोग बताएं। जी बिल्कुल, द आंसर इज इंडीड सी। आंसर बिल्कुल सी है। भाई देखो, जो लाइट अर्थ तक आती है उसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये टाइम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, अर्थ को 24 घंटे लगते हैं अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने के लिए, बिल्कुल सही है। मून को 1 महीना लगता है ऑलमोस्ट अर्थ के गिर्द पूरा चक्कर लगाने के लिए, बिल्कुल सही है। अब सन नहीं घूमता अर्थ के अराउंड, अर्थ घूमती है सन के अराउंड, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, विच इज सी। What is never formed by the explosion of a red supergiant? जब एक रेड सुपर जायंट एक्सप्लोड करता है तो उससे क्या नहीं बन सकता? याद रखो जरा, एक बात याद रखना, हम यहाँ पर बिग स्टार्स की बात कर रहे हैं और हम सुपर नोवा एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं। तो जब वो एक्सप्लोड होता है तो क्या नहीं बन सकता? अच्छा, जैनब इज सेइंग अ वाइट ड्वार्फ। ओके, मनीषा का कहना भी सी है। ऑल राइट, सारा ठीक है। ओके, बेहतरीन हो गया। बिल्कुल, वाइट ड्वार्फ नहीं बन सकता। वाइट ड्वार्फ क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो या तो ब्लैक होल बनाएंगे या तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे। और जब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो एलिमेंट्स भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एलिमेंट्स बनते हैं, आयरन से ऊपर के एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स भी बनते हैं। लेकिन वाइट ड्वार्फ कभी नहीं बनता। बहुत अच्छा है। अब ये सवाल देखो, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली डायमीटर ऑफ द मिल्की वे? मिल्की वे का अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना होता है? मुझे पता, आपको नहीं आता, तुक्का मारो, अक्कड़ बक्कड़ करो, जो मर्जी करो, तुक्का मारो, क्या आंसर हो सकता है? ओके, तो मैं हिंट दूंगा, ठीक है, मैं हिंट दूंगा। ओके, डी, चलो ठीक है, सारा का कहना डी है। ऑल राइट, मरियम कह रही है ए, मनीषा कह रही है सी, सारा डी कह रही है, जैनब बी कह रही है। चलो हिंट देता हूँ कि भाई वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत बहुत साल लगेंगे। चलो हिंट दे देता हूँ, ए और बी आंसर नहीं है। ए और बी आंसर नहीं है, बताओ क्या आंसर हो सकता है, सी या फिर डी? ज़रा इमेजिन करो कि भाई हमारे ये जो सबसे करीबी सितारा है वो तीन तीन लाइट ईयर दूर है, और मिल्की वे के अंदर हज़ारों की तादाद में सितारे हैं, हज़ारों की तादाद में सितारे हैं, मतलब हज़ारों से भी बहुत ज़्यादा है। तो कितना डायमीटर होगा ज़रा सोचो। ये बिल्कुल डी सही आंसर है, शाबाश। जिसने डी कहा वेल डन, जिसने भी डी कहा वेल डन। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्लास एंड होने वाली क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट सन इज नॉट करेक्ट? भाई सन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट करेक्ट, याद रखना। द सन वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। The sun emits UV rays, ultraviolet rays. The sun emits infrared rays. Helium is present in the sun. आंसर बिल्कुल सामने है। सारा का कहना है आंसर ए है। ओके, मरियम का कहना है ए है। ओके, मनीष है।
बिल्कुल, द आंसर इज ए, ऑफ कोर्स ए। क्यों ए क्यों है? देखो, सन सबसे बड़ा स्टार नहीं है, बड़े स्टार्स सन से 8 टाइम्स बड़े होते हैं। सन एक मीडियम स्टार है, ओके। और अगर बात की जाए, सन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकालता है, जो एनर्जी सन से अर्थ तक पहुंचती है उसमें 10% यूवी रेज होती हैं। इंफ्रारेड भी निकालता है, 50% इंफ्रारेड होती है। हीलियम प्रेजेंट होता है ना, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनाता है, तो हीलियम तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट होगा। फिर वो कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट मिल्की वे गैलेक्सी इज करेक्ट। अबाउट मिल्की वे गैलेक्सी इज करेक्ट। मिल्की वे गैलेक्सी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बता दो। पहला स्टेटमेंट कहता है इट कंटेन्स स्टार दैट आर अबाउट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एज द सन। ओके, it is a collection of about 1,000 stars that can be seen from the earth. Okay, it is the galaxy that contains the sun and the earth. Okay, the diameter is about 1 light year. बिल्कुल सारा का जवाब आ चुके हैं। मरियम आप बताएं, मनी से आप ही बताएं। ठीक है, मरियम का चलो सारे ही सी हैं, 3 आंसर आए और तीनों की तीनों सी, बस शाबाश। अब सी क्यों है देखो बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई जितने भी स्टार्स हैं ना इस गैलेक्सी के अंदर, उन सब का अर्थ से डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। यानी अर्थ से लेके सन तक जितना डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस पे सारे स्टार्स हमसे दूर हैं। बिल्कुल नहीं, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। और सन के बाद सबसे करीबी स्टार जो है वो 3 लाइट ईयर्स दूर है। बाकी बहुत सारे और भी बहुत बहुत दूर हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ 1,000 स्टार्स नहीं है भाई, और बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत बेशुमार स्टार्स और बहुत सारे स्टार्स जैसे कि हम नहीं देख सकते अर्थ से, इतने दूर है वो। हाँ ये सही है, मिल्की वे गैलेक्सी में सन है और अर्थ है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। और डायमीटर 1 लाइट ईयर नहीं भी पड़ा, डायमीटर है 100,000 लाइट ईयर से। तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला सवाल देखो, इस सवाल में वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोटोस्टार बिकम्स अ स्टेबल स्टार। ये भी करवाया था याद है ना, इस तरह के सवाल आते हैं, बताओ कितने आसान है। कि जब एक प्रोटोस्टार एक स्टेबल स्टार बन जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो सारी की सारी हीलियम में बदल जाती है और वो एक्सपैंड होता जाता है, या फिर जो इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और जो आउटवर्ट फोर्स ऑफ फ्यूजन होती है वो बराबर हो जाती है, या फिर प्रोटोस्टार कोलैप्सेस ड्यू टू ग्रेविटी एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, या फिर वो कोलैप्स हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, या फिर द प्रोटोस्टार रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटोस्टार का जो हाइड्रोजन है वो ख़त्म हो जाती है और वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बंद हो जाती है। तो क्या ख्याल है, इसका आंसर क्या है? मरियम, मनीज़ है, सारा बताओ। मेरी भी आना चाहिए, बहुत बहुत आसान सवाल है। ए बी सी या फिर डी, क्या ख्याल है? ओके, सारा का कहना है आंसर सी है, ठीक हो क्या? मरियम बताएं, मनीज़ बताएं। तुक्का मार लें, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो जो बचा है मनीष है, आप भी कोई भी तुक्का मार दें। चलो भाई, नो आई थिंक बी। अच्छा, तो सारा का कहना है बी, और राइट, चलो देखते हैं। प्रोटोस्टार क्या होता है? प्रोटोस्टार भाईजान बेबी स्टार होते हैं, बेबी स्टार होते हैं। और प्रोटोस्टार स्टार की वो फॉर्म होती है जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता। जब वो कह रहे हैं कि प्रोटोस्टार एक स्टेबल स्टार बन जाता है तो स्टार के साथ क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे। डी कहता है प्रोटोस्टार रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। प्रोटोस्टार का मतलब होता है बेबी स्टार, जो भी स्टेबल स्टार नहीं बना, यानी अभी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो फिर हाइड्रोजन कैसे ख़त्म हो गई? सोचने वाली बात है ना। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हाइड्रोजन ख़त्म कैसे हो गई?
गलत है। सी कहता है द प्रोटोस्टार कोलैप्सेस ड्यू टू ग्रेविटी एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस। वो तो ऑलरेडी कोलैप्स हो गया। ये तो सबसे पहला स्टेप है कि जब जो क्लाउड होता है, जो स्वेलिंग क्लाउड होता है, जो नेब्यूला होता है, डस्ट और हाइड्रोजन का जो क्लाउड होता है, जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है तब वो कोलैप्स होता है अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स होने का मतलब ये है कि भाई वो आपस में हलचल करना शुरू कर देते हैं और एक हिस्से में डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो डेंसर मीडियम जो है वो फिर हर तरफ से मटेरियल अपने अंदर जमा करी जाता है, करी जाता है, करी जाता है, करी जाता है, और एक प्रोटोस्टार बन जाता है। तो ये पहला स्टेप है स्टार फॉर्मेशन का। तो ये भी सही नहीं हो सकता, राइट। जब स्टेबल स्टार बनेगा तब तो भाई सब कुछ हो चुका होगा ना। बी कहते हैं जब स्टेबल स्टार बनता है तो इनवर्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है आउटवर्ड फोर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बिल्कुल सही कहा। स्टेबल स्टार तब बनता है जब जो इनवर्ड फोर्स लग रही होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना, और जो आउटवर्ड फोर्स लग रही होती है, जो कोर लगा रहा होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो बराबर हो जाता है। तब स्टार एक स्टेबल बनता है। एक स्टेबल स्टार तब बनता है। तो इसका आंसर बी है। वो कहानी बस याद रखना जो मैंने पढ़ाई थी। ओके। ए कहता है मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम एंड द प्रोटोस्टार एक्सपैंड्स। ये तो तब होगा ना जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब वो प्रोटोस्टार बनेगा तब तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं, तब तो हुआ ही नहीं होगा अभी। और जब स्टेबल स्टार बनेगा तब तो भी स्टेबल स्टार बना ही बना है अभी। तो उसने 10 मिलियन साल या फिर 10 बिलियन साल उसने जीना है, उसके बाद मरना है, उसके बाद ये स्टेप होगा कि हीलियम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी और हीलियम हीलियम मिल के फिर ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देंगे। तो बताओ मुझे, क्या सबको ये सवाल समझ आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन आसान था। मरियम, सारा एंड मनी से जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, सारा को समझ आ गया? ऑलराइट। मनीष आपको समझ आ गया? ठीक है। मरियम आपको समझ आ गया? मरियम समझ आ गया? चलो फिर आए जो समझ आ गया। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। बेहतरीन हो गया। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो। The table gives information about some of the planets in our solar system. अब ये टेबल जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कुछ प्लैनेट्स के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं। जैसे देखो, मास कंपेयर्ड विद द अर्थ। अर्थ का मास अगर 1 है, जुपिटर का अर्थ से 320 टाइम्स ज़्यादा है। मरकरी का 0.060 टाइम्स मास है अर्थ से। यूरेनस का 15 टाइम्स ज़्यादा है। एवरेज डेंसिटी दी हुई है हमें और ये सबकी ग्रेविटेशनल फील्ड दी हुई है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस प्लैनेट्स इज करेक्ट? अब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? As the mass compared with the earth increases, the average density increases. अच्छा, तो वो कह रहे हैं जैसे जो अर्थ जो मास है प्लैनेट्स का, जैसे जैसे उन प्लैनेट्स का मास इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। चलो देखते हैं। अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 है, राइट। जुपिटर यूरेनस का जो मास है वो अर्थ से 15 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या यूरेनस का डेंसिटी भी ज़्यादा है? नहीं, डेंसिटी तो कम है। अच्छा, जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर का मास जो है वो अर्थ से 320 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी 1.3 है। इसके तो अर्थ से भी कम है, बहुत कम है। तो यानी स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने कहा है जैसे मास इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। जुपिटर की 1.3 है, यूरेनस की भी 1.3 है। और हमने पढ़ा था ना कि पहले 4 प्लैनेट्स जो हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं और बाकी 4 जो हैं वो क्या हैं? वो गैशियस गैस बॉल्स हैं। तो ए तो भाई गलत है। बी कहता है एज ए मास कंपेयर्ड विद द अर्थ इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। हाँ, ये बात सही है। अर्थ का मास कंपेयर टू अर्थ 1 ही होगा, फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 है। यूरेनस लेते हैं जिसका मास अर्थ से 15 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी अर्थ से ज़्यादा है। देखो,
जुपिटर लेते हैं, उसका मास अर्थ से 320 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो यूरेनस से भी ज़्यादा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे मास हमारा इंक्रीज हुआ वैसे वैसे हमारी डेंसिटी भी हमारी फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई। तो ये बात बिल्कुल सही है। एज द मास कंपेयर टू अर्थ इंक्रीजेस द फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जो फील्ड है वो इंक्रीज होगी। और ये बात याद रखो, जितना ज़्यादा मैस होगा ना उतनी ज़्यादा पुल से एक मैस दूसरी चीज़ों को अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में खींचेगा, उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, यहाँ तक ये सवाल सबको समझ आया? जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये सवाल सबको समझ आ गया? जल्दी से क्लियर कर दो, शाबाश, जल्दी से। ओके, अगले सवाल पे आ जाओ। तो ये लास्ट सवाल है, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस द एनर्जी दैट पावर्स द सन? कौन सा रिएक्शन होता है सन के ऊपर जो कि सन को पावर देता है, जो सन को फ्यूल प्रोवाइड करता है? फ्यूजन रिएक्शन, राइट? फ्यूजन रिएक्शन होता है ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके शाबाश हीलियम बनाते हैं। फिर वो कहते हैं डायमीटर ऑफ द मिल्की वे इज अप्रोक्सीमेटली 1000 लाइट ईयर्स, 100,000 लाइट ईयर्स। व्हाट इज दिस डिस्टेंस इन मीटर्स? अब ये डिस्टेंस मीटर्स में कितना होगा? तो लेट्स सी। अब ये 1000 लाइट ईयर्स क्या है? 1000 लाइट ईयर्स जो है ये आपका डिस्टेंस है अ लाइट विल कवर इन दिस मच ईयर्स। अगर ये सीधी जाती रहे तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, बट जल्दी से कर लेते हैं। सो हमें पता है भाई कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? हमें क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस चाहिए मीटर्स के अंदर। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर डिस्टेंस होता है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ डिस्टेंस हमने निकालना है। और एक साल में टाइम होता है कितना? 365 डेज होते हैं ना? नहीं, हाँ 356 डेज होते हैं। 356 इंटू 24 इंटू 3600। ओके, और अगर आपको डिस्टेंस चाहिए है तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ओ सॉरी 365 होते हैं, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग, 365 होते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 365 इंटू 24 इंटू 3600। ये आपको डिस्टेंस दे देगा कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। और अगर 1,00,000 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर दे देगा। और ये आंसर जो आपके पास आएगा बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, वो तकरीबन बराबर होगी 9.5 इंटू 10⁻20 के। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला है, कोई सवाल